नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है। प्रदेश अपना वही उत्तर प्रदेश, जिला है अलीगढ़। मतलब ये घटना तो कई जगह इस अपराध में हुई हैं, लेकिन जो उसका केंद्र है, जो उसका मूल है, वो जनपद है अलीगढ़, और अलीगढ़ का गांव है नौगांव, जो बिल्कुल बॉर्डर पर है कासगंज के आस कासगंज और अलीगढ़ के एकदम बॉर्डर पर। वहाँ से 3-4 किलोमीटर जाने पर ही कासगंज की सीमा शुरू हो जाती है। हुआ कुछ यूं कि 17 फरवरी 2018 को ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख में राकेश नाम का एक आदमी थाने पर आया और उसने ये बताया कि वो एक पैथोलॉजी सेंटर में काम करता है और बिसरख थाना क्षेत्र के ही चिपियाना बुजुर्ग एक मोहल्ला है वहाँ का, वहाँ उसका अपना मकान है। वो अपना मकान बनाकर वहाँ रहता है, जहाँ उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे, एक 1.5 साल का और एक हमारे ख्याल से 2 ढाई साल का, ये दोनों बच्चे वहाँ रहते थे। और उसका ये कहना था कि 2 दिन पहले यानी 14 फरवरी 2018 को मेरी पत्नी और बच्चे दोनों ही घर से गायब हैं। बेटी की उम्र उसने 3 साल लिखाई और बेटे की उम्र 1.5 साल, और पत्नी की उम्र उसने लिखाई कि वो करीब 28-29 साल की है। पुलिस ने पूछा कि कैसे गायब हो गए। बोले पत्नी कुछ तुनक मिजाज टाइप की थी, बात बात पर झगड़ा करती थी। ऐसी ही एक सामान्य बात पर कल रात 13 तारीख की रात झगड़ा हुआ था और 14 की सवेरे से मैं उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है। खैर, चूंकि इसमें 2 बच्चों का भी जिक्र था, लिहाजा पुलिस ने थोड़ी तेजी पकड़ी। वो चिपियाना बुजुर्ग गांव तक गए, लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि साहब ये लोग नौगांव अलीगढ़ के रहने वाले हैं, बेटा चूंकि यहीं काम करता है, कभी कभी पूरा परिवार रहता है, कभी कभी पूरा परिवार गांव चला जाता है, इसलिए कौन कब गया इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल 4-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन पुलिस ने हाथ पैर मारे और फिर ये मान कर कि वो चली गई है, लौट आएगी या फिर पता लग जाएगा, पुलिस ने भी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर इसी इसी समय 25 अप्रैल, एक तो ये घटना हो गई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों, 3 साल की बेटी, 1.5 साल का बेटा, इसकी एक गुमशुदगी ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने में लिखवाई। फिर 25 अप्रैल 2018 को ही कासगंज के ढोलना गांव में एक सिरकटी लाश बरामद हुई। सवेरे हल्ला हुआ कि साहब सिरकटी लाश मिली है, सिरकटी लाश मिली है, और पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ। लोगों ने देखने की कोशिश की कि किसी तरह उसकी पहचान हो, लेकिन लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसका पहचानना बहुत मुश्किल था। और दूसरा ये कि सर उसमें बिल्कुल नहीं था। जेब से जो आईडी कार्ड मिला उसमें राकेश लिखा हुआ था। 1 कागज इंश्योरेंस के भी उसके जेब में मिले। पर्स में मिले कागजों से भी यही लगता था कि ये चिपियाना बुजुर्ग का रहने वाला राकेश है। खैर, इसी बीच में एक और परिवार आ गया। उस परिवार ने कहा कि साहब कल रात में, यानी ये घटना मैंने आपको बताई कि ये लाश मिली थी 25 अप्रैल को, गुमशुदगी लिखवाई गई थी 27 फरवरी को। 25 अप्रैल को जब उसके जेब में आधार कार्ड मिला राकेश का, कुछ
कागज़ मिले इंश्योरेंस के, जैसे प्रीमियम भरने वाले नए कागज़ होते हैं, उस तरह से उसकी रसीद मिली। एक पर्स मिला जिसमें वो ये लिखा हुआ था कि ये मतलब उससे ये आइडेंटिफाई होता था कि ये इस व्यक्ति का नाम राकेश है। वहीं जहां पुलिस ये सब तफ्तीश कर रही थी, गांव की भारी भीड़ जमा थी और ढोलना का जंगल जहां ये लाश मिली थी, वहां से नौगांव सिर्फ 8-9 किलोमीटर दूर था। लेकिन नौगांव अलीगढ़ जिले में था और ढोलना कासगंज में था। उसी समय एक दूसरा परिवार आया और उस परिवार ने कहा कि साहब, इसी राकेश के साथ हमारा बेटा कलुआ भी गया था कल शाम को। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों वही नौगांव के रहने वाले थे और कल शाम को गया था। उसका आज कल रात से ही कोई पता नहीं है। कुछ शरीर के निशान देखकर भी उन लोगों ने कहा कि ये जो सरकटी लाश है ये रमेश की नहीं, हमारी यानी कलुआ की है। लेकिन उस पे कपड़े जो पहने हुए, जो कपड़ा शरीर पे पड़ा हुआ था, उसको देख के राकेश के परिवार वालों ने कहा कि साहब, ये राकेश की लाश है। खैर, पुलिस ने इसका मौके पर निस्तारण किया। दोनों परिवारों में काफी देर तक मौके पर झंझट चलती रही। पुलिस ने इसका निस्तारण ये किया कि चूंकि राकेश का आधार कार्ड इस बॉडी के साथ मिला है, लिहाजा अंतिम संस्कार के लिए ये बॉडी राकेश के घर वालों को दे दी जाए और राकेश के घर वालों को वो शव अंतिम संस्कार के लिए दे दिया गया। लेकिन पुलिस के सामने ही दो परिवार इसको अलग अलग डेड बॉडी बता रहे थे। राकेश का परिवार इसको राकेश का शव बता रहा था और कलुआ का परिवार इसको कलुआ का शव बता रहा था। हालांकि दोनों की कदकाठी एक जैसी थी। तो पुलिस ने फौरन डीएनए सैंपल उसका ले लिया। डीएनए सैंपल राकेश के माता पिता का भी लिया गया और डीएनए सैंपल कलुआ के माता पिता का भी लिया गया और ये सारा वहां से भेज दिया गया डीएनए रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में। कई महीनों तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई। कलुआ के घर वालों ने कई बार थाने जाकर पूछताछ की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया और महीनों बीत चुके थे। दुनिया वालों के लिए राकेश की ही लाश थी और राकेश मर चुका था। तो ये एक घटना हुई। इसी करीब 3.5 साल गुजर गए। अच्छा, इस बीच में न कलुआ का कहीं पता लगा, जिसके घर वाले कह रहे थे कि राकेश के घर वाले कहते थे कि राकेश की लाश है, तो कलुआ का पता लगना चाहिए था। और कलुआ के घर वाले कहते थे कि ये कलुआ की लाश है, तो राकेश का पता लगना चाहिए था। लेकिन इन दोनों का कोई पता कहीं नहीं लगा और धीरे धीरे 3.5 साल गुजर गए। पुलिस भी इस मामले को भूल गई। ये मान लिया गया कि जंगल में मिली हुई लाश राकेश की थी। इसी दरमियान जुलाई 2021 में एक यंग ऑफिसर को अपनी पहली पोस्टिंग मिली। रोहन प्रमोद बोत्रे। बोत्रे मेरा अंडर ट्रेनिंग था जब मैं एसएसपी अलीगढ़ था। उसके बाद से मैं जब वहाँ से निकल आया तो एक आध जगह और गया। उसको पहली पोस्टिंग कासगंज की मिली। वहाँ पर उसने पहुँच के सबसे पहले पुराने मुकदमों की फाइलें मंगवाई जो अनसॉल्व्ड थे। उन्हीं में से एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री राकेश के मर्डर की भी थी। घटना के 3.5 साल बीत चुके थे। फाइलें पलटी गईं तो ये पता लगा कि साहब अभी तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। मीटिंग में ही रोहन बोत्रे ने सभी संबंधित अधिकारियों को ये कहा कि बहुत ही गलत बात है, किसने परसू किया, डीएनए रिपोर्ट क्यों नहीं आई, क्या कमी थी, रिमाइंडर क्यों नहीं भेजा गया, इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो ये पता लगा कि साहब सैंपल्स आगरा के फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं और हमेशा की तरह रिपोर्ट आने में देरी होती है डीएनए की, लेकिन इसमें 3.5 साल बीत गए हैं। खैर, जब बहुत नया एसपी था, उसने जिज्ञासा थी बोत्रे के अंदर
तो उसने जब बार बार कहा, इसको बार बार रिमाइंड किया, तो फिर कुछ दिन बाद ही ये रिपोर्ट आ गई। और जब रिपोर्ट आई तो वो कलुआ के पिता के डीएनए से मैच की, यानी वो लाश रमेश की नहीं थी, वो लाश कलुआ की थी। अब सवाल ये था कि रमेश कहाँ चला गया। पुलिस के लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। बोत्रे ने रिपोर्ट देखी और फिर ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी को फ़ोन किया। पूरा मामला जो है वो उनको समझाया। उन्होंने अपनी गुमशुदगी देखी। गुमशुदगी में उसने रमेश ने लिखवा रखा था कि उसकी पत्नी रत्नेश और 2 बच्चे गायब हैं। उनका भी आज तक पता नहीं लगा, रमेश का पता नहीं लगा। और कलुआ, ये साबित हो गई कि वो जो डेड बॉडी मिली थी, सिरकटी लाश, वो कलुआ की थी। इधर रत्नेश यानी उसकी पत्नी के घर वालों ने भी एक गुमशुदगी लिखवाई थी और उन्होंने अपना शक राकेश पर जताया था। इसलिए पुलिस को अब राकेश की तलाश थी कि वही मिलेगा तब। इसका मतलब कि जब वो लाश कलुआ की थी, घर वाले ये क्लेम कर रहे थे कि नहीं ये रमेश की है, तो रमेश जिंदा है, कलुआ मर चुका है। और वो जिंदा है और उसकी पत्नी के घर वालों ने उस पर ही शक जताया था कि उनकी बेटी और उसके 2 बच्चे गायब थे। पत्नी के घर वालों ने यही कहा कि पत्नी के घर वालों ने बेटे को मारा है, ऐसा रमेश के घर वाले पुलिस से बराबर कहते रहे। इस बीच ने जब ये बात पता लगी तो पुलिस के हाथ जो मोबाइल नंबर राकेश का था, तो राकेश के पुराने मोबाइल नंबर की, यानी 4 साल पुराने, 3 साल पुराने नंबर के कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। तो पता चला कि वो एक नंबर पर दिन में कई कई बार बात करता है और काफी लंबी लंबी बात करता था। फिर उसके नंबर का आईएमआई रन कराया गया कि क्या इस पर कोई नया सिम चल रहा है। और जिस नंबर पे वो बात करता था वो नंबर 3.5 साल बाद आज भी एक्टिव था। पुलिस ने उसका पता करना शुरू किया तो ये पता लगा कि ये नंबर एक महिला कांस्टेबल रूबी का है। पुलिस ने इस बीच में आगे पता किया तो पता लगा रूबी और रमेश का अफेयर चल रहा था। रूबी को, जब रूबी के वर्तमान जो नंबर चल रहा था, जिस नंबर से लंबी लंबी बात 3 साल पहले हुआ करती थी, तो उस नंबर की सीडीआर में हरियाणा के एक नंबर से बार बार फोन आते थे। दिन में कई बार फोन आते थे, रात में बहुत लंबी लंबी बात होती थी। पुलिस को ग्राउंड से यह पता लग गया था कि रूबी और रमेश के संबंध हैं। एसपी को यह लगा कि रूबी के नंबर पर आने वाला ये फोन हो न हो राकेश का है, रमेश नहीं राकेश का है। जिस लोकेशन से हरियाणा से ये फोन आता था वहां दबिश दी गई तो राकेश पकड़ा गया। फिर राकेश से पूछताछ शुरू हुई, गंभीर पूछताछ शुरू हुई। राकेश ने कहा कि साहब मैंने नहीं मारा, मैं तो बस भाग गया था। पत्नी के घर वालों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, लिहाजा मैं डर के मारे घर से भाग गया। फिर पुलिस ने अपनी जो पुलिस को करना चाहिए पूछताछ में, जब चीज़ें ना समझ में आए और ये लग रहा हो कि सब इसके पेट में ही है, तो पुलिस ने वो तरीका यानी विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू कर दी। तब उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा साहब घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी। तब उसने पूरी बात बताई कि पुलिस ने कहा कैसे जबरदस्ती कराई और जबरदस्ती कराई तो तुमने कर क्यों ली, इस तरह की बात पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। तो उसने कहा कि साल 2012 की बात है, मेरे पिता रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस के। वो कमरे के भीतर बैठे हुए थे, वहाँ मेरे भाई और बाकी लोग भी, माँ मेरी
बहनें, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। तभी मैं भीतर बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़की घरेलू है, संस्कारी है, लोग एटा के रहने वाले हैं। पूरे परिवार ने बड़ी खुशी जाहिर की कि बहुत अच्छा रिश्ता है, ये करना चाहिए। राकेश से पूछा गया तो वो एकदम चुप हो गया, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने नज़रें झुका ली और फिर थोड़ी देर में उठकर बाहर चला गया। ऐसा राकेश ने अपने बयान में बताया कि कैसे उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई। भाई उसका पीछे पीछे आया, राजीव, छोटा भाई राजीव, और उससे पूछा कि बता क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रहा है? पूरा परिवार बैठा हुआ है तेरी शादी तय करने की, तेरी हामी तो जरूरी है, तो क्या दिक्कत है, तू मुंह लटकाया हुआ है? तो उसने कहा, देख तू जानता है मैं रूबी को चाहता हूं, शादी मैं उसी से करूंगा। राजीव वापस कमरे में गया। उसने अपने पिता बनवारी लाल को ये बात बताई कि वो रूबी से ही शादी करेगा। गुस्से में उसके पिता बनवारी लाल खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उस लड़की में, रूबी में ऐसा क्या है जिसे तुम पसंद करते हो, और ये एटा वाली लड़की में क्या कमी है जिसकी वजह से तुम शादी के लिए मना कर रहे हो? राकेश ने पिता की बात सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर उसने बताया कि पिता फिर आगे कहने लगे कि शादी सिर्फ दो लोग ही नहीं मिलते, शादी में दो परिवार जुड़ते हैं, खानदान देखा जाता है, कुंडली मिलाई जाती है। तमाम बातें उन्होंने जो एक बाप को एक बेटे से शादी करने को मनाने के लिए कहा जाना चाहिए, वो कहते रहे। पूरी बात सुनने के बाद राकेश ने धीमे से कहा कि रूबी पढ़ी लिखी है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। पिता ने फिर बहुत नाराजगी व्यक्त की कि भाई सरकारी नौकरी से क्या मतलब है, क्या हमारे पास पैसे की कमी है? नौकरी से घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए घरेलू लड़की ज़रूरी है। खैर 6 महीने तक ये तकरार घर में चलती रही। ये शादी के लिए मना करता रहा। घर वाले उसकी शादी वहीं एटा वाली लड़की से करने को एडमेंट थे और वो जिद पकड़े हुए थे। खैर घर वालों के दबाव में उसने ये शादी मान ली, जैसा उसने पुलिस को बताया। और लड़की का नाम रत्नेश था। रत्नेश अपने ससुराल आई, लेकिन उसको एक अनमना सा पति मिला, क्योंकि उसका मन किसी और से जुड़ा हुआ था। शादी के बाद भी राकेश चोरी छिपे रूबी से मिलता था। घर वालों को इसका अंदाज लग गया, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं कहा। 2012 की बात है ये। फिर उसने कहा कि 15-16 आते आते, वर्ष 2015-16 आते आते हालात और उलझ गए, क्योंकि रूबी का 15 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन हो गया और कांस्टेबल होकर वो आगरा में तैनात हो गई। इस बीच रत्नेश और राकेश से दो बच्चे पैदा हुए। पहले बेटा, फिर 2016 में बेटी पैदा हुई। बच्चे होने के बाद भी राकेश बदला नहीं और रूबी से लगातार मिलता रहा। रूबी को ये बात खटकने लगी। उसे लगने लगा कि राकेश अब उससे दूर हो जाएगा। वो उस पर दबाव बनाने लगी। उसने कहा कि तुम्हारी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब आखिर तुम क्या चाहते हो? राकेश चुप हो जाता था। दो बच्चे होने के बाद भी जब रूबी और राकेश ने मिलना जुलना बंद नहीं किया, तो उनके पिता बनवारी लाल अपने गांव से चले गए ग्रेटर नोएडा के उस जगह पर जहां पर वो काम करता था, पैथोलॉजी लैब में, चिपियाना बुजुर्ग। तो खैर वो पूरा परिवार लेके वो वहीं चले गए। इस बीच में पत्नी रत्नेश को भी राकेश पर शक होने लगा। एक दिन उसने राकेश से पूछ ही लिया कि कौन है वो लड़की और तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? राकेश पहले टालता रहा, लेकिन फिर बाद गुस्से में उसने एक दिन रत्नेश पर हाथ उठा दिया और दोनों बच्चों के सामने उसने हाथ ही उठाया नहीं, काफी उसे मारा भी। वो रोते हुए बोली कि मेरा क्या कसूर है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। राकेश बोला, मैंने तुम्हें कभी पत्नी नहीं माना है, मेरी शादी जबरदस्ती हुई है।
ये नरेशन था उसका पुलिस के सामने कि कैसे उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई है। पत्नी ने पूछा, तो क्या ये बच्चे भी तुम्हारे पापा के हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी की? बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। खैर, घरवालों ने किसी तरह से दोनों के बीच के इस झगड़े को शांत कराया, लेकिन बात बात पर उसके ताने राकेश को चुभते थे और दिन दिन भर उनसे लड़ाई होती थी। इसी बीच एक दिन रूबी ने कहा कि साफ साफ बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो कि नहीं? राकेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। रूबी ने कहा कि प्यार बातों से नहीं, एक्शन से साबित होता है। राकेश ने पूछा कि कैसा एक्शन? रूबी ने सीधे कहा कि हमारे रास्ते की जो रुकावटें हैं, तुम्हारी पत्नी और बच्चे, इन सभी को हटा दो, तभी हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। खैर, ये बात सुनकर राकेश कुछ बोला नहीं, लेकिन वो बार बार इस चीज के लिए उसे कहती रही, उस पर दबाव बनाती रही। आखिरकार 14 फरवरी 2018 को, जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है, उस दिन उसकी पत्नी और दोनों बच्चे खाना खा के सो गए। पहले वो, जब उसने देख लिया, वो जगता रहा, देखता रहा। पहले वो अपनी पत्नी रत्नेश की तरफ बढ़ा, दोनों हाथों से रत्नेश का गला दबाने लगा। रत्नेश नींद में थी। अचानक हमले को वो समझ नहीं पाई, लेकिन हाथ से गर्दन पर कसाव इतना जबरदस्त था कि कुछ ही मिनटों में वो शांत हो गई। जोश में राकेश ने पत्नी को मार दिया, लेकिन लाश देखकर वो घबराने लगा। फिर उसकी नज़र बिस्तर की दूसरी तरफ पड़ी। सामने 1.5 साल का बेटा था। राकेश ने उसका भी गला दबा दिया। फिर बेटी की तरफ जो 3 साल की थी, उसका भी गला दबा दिया और एक साथ 3 हत्याएं कर दी। फिर वहां से सीधे वो अपने माँ बाप जहां सो रहे थे उनके दरवाजे को खटखटाया। बाप ने पूछा, इतनी रात में क्या हो गया? राकेश कुछ बोला नहीं, फूट फूट कर रोने लगा। जब पूरी उसने कहानी बताई कि मैंने पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी है, तो उनके पिता बनवारी लाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तू इतना नीचे गिर जाएगा। माँ और छोटा भाई भी ये सब देखकर जग गए और जब सबको ये बात पता लगी तो सारे सन्न हो गए। थोड़ी देर के बाद बनवारी लाल ने पुलिसिया दिमाग अपना लगाया और उससे कहा कि देखो, अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो हो गया अब उसे छुपाना पड़ेगा। उन्होंने पुलिस की नौकरी में बहुत साल बिताए थे। सिस्टम की चाल, जांच की दशा और छोटी सी चूक का अंजाम वो सब कुछ जानता था उसका पिता बनवारी लाल। तो उसने अपने अनुभव से ये फैसला करवा दिया कि सच को जमीन के नीचे दबा दिया जाए, जमीन के नीचे दफन कर दिया जाए। इसके लिए घर का आंगन ही चुना गया। यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना कम था। काम शुरू हुआ। बनवारी पहरे पर था। राकेश का फावड़ा जमीन में धंसता था, थोड़ी आवाज़ आती थी उससे, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से धीरे धीरे उसको खोदता रहा। मिट्टी सख्त थी और 1 घंटे में ही उसके दोनों हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए, उसके पिता बनवारी लाल का निर्देश था कि गड्ढा इतना गहरा होना चाहिए कि सड़ने की बदबू बाहर न जाए। खैर, घंटों की मेहनत के बाद जमीन में तीनों की लाश जब पर्याप्त रूप से गहरा हो गया तो एक एक करके तीनों लाशें नीचे उतारी गईं और उन पर मिट्टी डाल दी गई। अगली सुबह राकेश अगले दिन ही 15 या 16 को ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने गया। उस दिन वो थाने तक गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर 17 तारीख को सवेरे जाकर उसने ये गुमशुदगी लिखवाई कि मेरी पत्नी घर से बाहर कहीं चली गई। खैर, इस बीच में जहाँ गड्ढा खोदा गया था उस कमरे को कुछ दिन बंद रखा गया। फिर मजदूर बुलाए गए, ऊपर से ईंट बिछा के और पर्याप्त मात्रा में सीमेंट लगाकर पक्की फर्श बनवा दी गई, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही न हो। मामला दब गया, लेकिन राकेश को चैन नहीं पड़ रहा था। उसको लग रहा था कि एक न एक दिन ये बात खुलेगी जरूर। खैर, कई दिन
जब उसको नींद नहीं आई तो उसने फिर अपने पिता से कहा कि अब क्या करूं, कब तक ऐसे घुटकर मरूं, मामला खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। बनवारी लाल ने उसे देर तक देखा और बोला, डर से फैसले नहीं होते, दिमाग से होते हैं। मुझे पता है जांच कैसे चलती है और कहाँ चूक होती है। ये पूरा नरेशन राकेश का पुलिस के सामने था। राकेश की माँ और भाई राजीव भी वहीं बैठे थे। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। फिर बनवारी लाल ने फिर उसे एक सलाह दी, अगर ये सबको यकीन हो जाए कि तुम मर चुके हो तो न कभी केस खुलेगा, न कोई तुम्हारा पीछा करेगा। ये बात राकेश के दिलो दिमाग में बैठ गई। राकेश ने कहा कि एक मेरा दोस्त है, नाम है कलुआ, वो अपने ही गांव का है, मेरी कद काठी का है, मेरे जैसा ही दिखता है। बनवारी लाल ने हामी भर दी कि बिल्कुल ठीक है, कैरी ऑन। इस बीच में राकेश ने रूबी को पूरी बात बता दी कि तुमने जो कहा था, मैंने अपना वादा निभाया है, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को ऐसे ऐसे करके वहाँ दबा दिया है, लेकिन आज नहीं तो कल कभी न कभी बात खुलेगी, क्योंकि पत्नी रत्नेश के घर वाले लगातार थाने के चक्कर लगा रहे हैं। अगर पुलिस ने किसी को छुआ हम लोगों में से और जरा सा भी कस के पूछताछ हुई तो कोई न कोई बता देगा। तो इसके लिए क्या करना है? रूबी को उसने बताया कि इसके लिए कलुआ के साथ हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये लगे कि मैं मर गया हूँ। खैर, कलुआ को उसने फ़ोन किया, गांव पहुंच गया, अपने नौगांव अलीगढ़ की सीमा पर, अलीगढ़ और दूसरे जो ज़िला है उसकी सीमा पर, और कलुआ से कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा चलो ढोलना के जंगल में बैठे बहुत दिन हो गए, वहीं चलते हैं, वहीं पर पिएंगे। शराब की बात वो कर रहा था। कलुआ को लगा कि इसका राकेश की पत्नी और बच्चों के गायब होने के बाद वो परेशान है और साथ बैठेंगे तो उसका भी कुछ मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी ही देर में रूबी भी वहाँ आ गई। कलुआ ने पूछा, ये कौन है? राकेश मुस्करा दिया। तीनों हंसी मजाक करते हुए ढोलना के जंगल में पहुंच गए। मैंने बताया था कि नवगांव से जैसे ही आप चलेंगे वैसे ही कासगंज जिला शुरू हो जाएगा। तो गांव तो इनका अलीगढ़ में था, लेकिन वो जंगल ढोलना का वो कासगंज में आता था। जंगल के भीतर पहुंचते ही उसने वो जगह जहां पहले से कुल्हाड़ी छिपा के रखी थी राकेश ने, आगे आगे कलुआ और रूबी बात करते करते जा रहे थे। पीछे से उस कुल्हाड़ी से उसने सिर पर वार किया, खून की एक धार निकली और कलुआ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। राकेश ने दूसरा वार किया, कलुआ खत्म हो गया। अब लाश की पहचान बदलने की बारी थी। राकेश पैथोलॉजी लैब में काम करता था, उसे फॉरेंसिक की बुनियादी जानकारी थी, उसे पता था कि पुलिस क्या क्या देखती है, और रूबी भी उसकी इस काम में मदद कर रही थी। रूबी ने पूछा, कपड़े लाए हो? राकेश ने हाँ में सिर मिलाया। दोनों ने मिलकर लाश को राकेश के कपड़े पहना दिए, जो राकेश सामान्य रूप से पहनता है वो पहना दिए। उसके बाद राकेश ने कुल्हाड़ी उठाई और कलुआ के गर्दन पर वार करके एक झटके में गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। इस बार ज़्यादा खून नहीं निकला, क्योंकि पहले बार में ही जितना खून निकलना था वो सब निकल चुका था। फिर उसने दोनों हाथ काटे ताकि फिंगरप्रिंट न मिलाया जा सके। अब आप समझ रहे हैं कि वो काम पैथोलॉजी लैब में करता था, उसे अंदाजा था, इसलिए दोनों हाथ उसने काट लिए शरीर से। तो सिर्फ धड़ का इलाका, वो भी बिना सर के, पैरों के साथ जंगल में रखा हुआ मिला, और वहीं ये झंझट हुई कि लाश किसकी है। और फिर डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ गई और उसमें ये पता लगा कि ये कलुआ की लाश थी। तो फिर राकेश ने इतना बताया कि साहब, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, इसलिए मैंने अपनी प्रेमिका रूबी के कहने पे तीनों को मार दिया, और मार के घर वालों के सहयोग से वहीं पर गाड़ दिया। उसके बाद वो
हरियाणा और बाकी और जगहों पर घूमता रहा। इस बीच में शुरुआत में तो उसने कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन जब देखा कि पुलिस को 3 साल हो गए, कुछ पता नहीं लग रहा है, पुलिस अनजान है इस पूरे केस से, तो उसने रूबी से फिर बात करनी शुरू कर दी। इस तरह से पुलिस ने ये पूरा केस 4 साल बाद खोला और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राकेश, उसकी मां, भाई राजीव और पिता बनवारी लाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी भी मुकदमा ट्रायल में है और जो सबूत ये खुदाई में इस्तेमाल किए गए सारे औजार मिल गए। बाकी जो इन लोगों ने कलुआ के बॉडी का किया था, उसके जो सिर का हिस्सा भी जला लिया। कई दिन का समय मिला मुझे, कपड़े सब जला दिए, तो सिर का वो हिस्सा तो नहीं मिला और 4 साल हो भी गया था। लेकिन जिस हथियार से, जिस कुल्हाड़ी से उसके सिर को काटा था, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज की घटना देखिए, ये कैसा प्यार है, ये मेरी समझ में नहीं आता कि प्यार में पत्नी और दोनों मासूमों की हत्या अपने हाथ से कर दी आशिक ने, जिसकी वो पत्नी थी और जिसके वो दोनों बच्चे थे। अरे भाई, रूबी को मना कर देता कि भाई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे तलाक ले लूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ शादी करूँगा। लेकिन ये रूबी की जिद थी कि नहीं, पहले इन सभी को रास्ते से हटाओ, तभी हमारी शादी हो सकती है। राकेश ने प्रेमिका की सलाह को प्रेमिका का आदेश मानकर ये हत्या कर दी। और तब हद और हो गई जब उसकी हत्या में तो नहीं, लेकिन हत्या के बाद के कारनामों में, लाश को छिपाने में, गड्ढा खोदने में, ऊपर से सीमेंटेड कराने में, दूसरे आदमी की हत्या करवाने में, उसको राकेश साबित कराने में उसका पूरा घर लग गया। रूबी भी, उसके पिता भी, उसका भाई भी और सारे लोग, उसकी माँ भी, उसमें उन लोगों ने राकेश की मदद की। आज मैंने थोड़ा समय निकालकर, करीब आधे घंटे का समय निकालकर, मतलब इस घटना से मैं इतना व्यथित हुआ कि मैंने कुछ लाइनें इस घटना पर लिखी कि ये सब किया गया किसके लिए। तो इसका शीर्षक है किसके लिए। और ये कोई मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन जो भी टूटे फूटे शब्दों में इस घटना को लेकर मैंने एक रचना की है, मैं आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूँगा। कि घर के आंगन में 2 नन्हे सपने सोए थे। दीवार से लगकर एक स्त्री ने अपने सारे जन्मों की थकान टांग रखी थी। उसी घर के चौखट से किसी दूसरी हंसी की आहट आती रही और वो अंधेरे की तरफ चलता चला गया। वो कहता था कि इश्क कुर्बानी मांगता है, पर किसका इश्क था वो, जो बच्चों की हंसी के गले पर उंगली रखकर चुप्पी का गला घोंट आया। किस धर्म ने सिखाया था कि सुहाग की मांग को किसी पराई मुस्कान की खातिर खून से पोंछ दिया जाए। जो हथेलियां कभी रोटियां सेकती थीं, उन्हीं हथेलियों की लकीरों में उसके चाकू की धार से कुछ दूसरा लिख दिया जाए। जो पांव कभी बच्चों के पीछे भागते थे, उन्हीं पांवों के पास अब पुलिस के निशान हैं। वह अभी भी खुद को वफादार आशिक समझता होगा, पर सच्चाई ये है कि जिसने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना दिया, उसके नाम की कोई मजहबी किताब नहीं है। बस कानून की फाइल में एक केस नंबर उसके नाम दर्ज होगा। इश्क अगर सच होता तो उन 2 मासूम आंखों में वो खुद को देख लेता। उस स्त्री की कांपती पलकों पर अपने जमीर की लाज रख देता। जो अपनी पत्नी और बच्चों का न हुआ, वो किसी का इश्क नहीं, वो सिर्फ अपने ही अंधेरे का कातिल साया है। तो इसका जो शीर्षक था, जो मैंने आपसे बताया था कि किसके लिए ये सब कुछ किया,
किसके लिए। आशा है ये आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने अपनी समझ से लिखा है और ये भी आशा है कि आप मेरी इन सारी बातों से जो मैंने लिपिबद्ध की हैं उससे सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।